नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा टॉपिक पर थ्योरी हम आपको हैंड रिटन नोट्स वाली ऑलरेडी करा चुके हैं। नहीं देखा हो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा इससे पहले वाला वीडियो सुपर टेट के अंतर्गत। अब हमारा इसी टॉपिक पर 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस को लेकर के हमने पिछले वीडियो में बताया था। ये क्वेश्चन हमने पूछा भी था आपसे। और बात करते हैं अगर सुपर टेट के कोर्स के अकॉर्डिंग, तो सुपर टेट के कोर्स में ये ऊर्जा टॉपिक जो दे रखा है, इसी को ही हम करा रहे हैं कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा के रूप में, क्योंकि इसके अंतर्गत ये पूरा टॉपिक जो है वो कवर होता है। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला जो प्रश्न है वो आपका है कि कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो इनमें से क्या होता है? जूल, न्यूटन, वॉट या पास्कल? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जूल। बात करते हैं कार्य के एसआई मात्रक को लेकर के, तो जूल होता है और 1 जूल जो है वो 1 न्यूटन मीटर के बराबर या 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर के बराबर होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट भी अगर बात करें तो कार्य आपकी कैसी राशि है? एक अदिश राशि है और इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, इसीलिए आपकी एक अदिश राशि के अंतर्गत आता है। दूसरा प्रश्न आपका है शक्ति यानी पावर, इसका एसआई मात्रक इनमें से क्या होता है? जूल, वॉट, वोल्ट या एम्पियर? आंसर की अगर बात करते हैं तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वॉट। और शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वॉट होता है और ये आपका 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। और अश्व शक्ति की बात करें तो ये मैंने बताया था कि 746 वॉट होती है, जो कि भारी मशीनों की शक्ति के मापन में यूज में लाई जाती है। ये सारी वैल्यू हम पिछले वाले टॉपिक में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है कि ऊर्जा यानी एनर्जी, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, वॉट, जूल या फिर एम्पियर? आंसर की अगर बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका जूल। एसआई ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल ही होता है, क्योंकि ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। और सीजीएस पद्धति में कार्य ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो अर्घ होता है। ये दोनों आपको याद रखने हैं, सीजीएस पद्धति में अर्घ और एसआई मात्रक जो होता है वो ऊर्जा का जूल होता है। चौथा नंबर प्रश्न आपका है कि यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो, तो फिर किया गया कार्य कितना होगा? बताया था मैंने कि जब लंबवत हो जाता है तो क्या होता है? शून्य, अधिकतम, न्यूनतम या अनंत? आंसर की अगर बात करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा शून्य। कार्य का सूत्र जो होता है वो होता है W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा में जो थीटा की वैल्यू है वो आपको 90 डिग्री दे रखी है, यानी यहाँ पर थीटा की जगह रखेंगे 90 डिग्री, तो कॉस 90 का मान क्या होता है? तो 0 होता है। जैसे साइन 0 डिग्री में जो वैल्यू होती है वही कॉस 90 में होती है, इसी क्रम में चलती है। तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इससे हम कह सकते हैं कि कार्य भी आपका शून्य हो जाएगा। यही कारण है कि जब कुली सिर पर भार लेकर के क्षैतिज चलता है तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो है वो कार्य शून्य होता है। इसीलिए इतना ज्यादा वो भारी सामान उठा पाता है, तो यही रीजन भी जो है वो उसका होता है। इसीलिए सुपर डेट एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए है ताकि चीजें आपको और हेल्प करें। अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? 10 की घात 5, 10 की घात 7, 10 की घात 9 या 10 की घात 11? आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है। तो 1 जूल की अगर बात करें तो 10 की घात 7 अर्ग होता है। जूल आपका एमकेएस पद्धति में है, जबकि अर्ग जो होता है वो सीजीएस पद्धति में होता है। ये चीज अभी मैंने आपको बताई थी। बल के लिए 1 न्यूटन जो है वो 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। 10 की घात 7 अर्ग में अगर 1 जूल की वैल्यू की बात करें और 1 न्यूटन की बात करेंगे तो 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। अगला प्रश्न नंबर है आपका 6 कि 1 किलोवाट घंटा यानी केडब्ल्यूएच में कितने जूल जो है वो होते हैं? 3.6 करके ऑप्शन में 10 की घात 6, 10 की घात 5, 10 की घात 7 या 3600। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1 किलोवाट की अगर बात करें, केडब्ल्यूएच की बात करें तो आपका 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल आपका वैल्यू ये होगी। और 1 केडब्ल्यूएच की अगर वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? 1000 वाट, ये बताया था 1 किलोवाट में ये 1000 वाट और ये 3600 सेकंड से गुणा करेंगे तो ये 3.6 इंटू 10 की पावर 6। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 और ये वाले जीरो लेंगे और एक दशमलव इधर को खिसक गया तो टोटल मिलाकर 6 हो जाएंगे। तो इसीलिए 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल इसको लिख सकते हैं। एक जो केडब्ल्यूएच की वैल्यू होती है, इसको घरों में बिजली की खपत एक यूनिट कहा जाता है। और जो भी आपका बिजली का बिल आता है वो आपका देखेंगे केडब्ल्यूएच में ही वैल्यू देखने को मिलती है। अगला प्रश्न आपका है गतिज ऊर्जा को लेकर, काइनेटिक एनर्जी को लेकर कि इसका सूत्र जो है वो इनमें से क्या है? एमजीएच है, हाफ एमबी है, एफडी है या एमए है? तो आप क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी हाफ एमवी स्क्वायर। यहाँ पर आपका गतिज ऊर्जा का सूत्र के यानी काइनेटिक एनर्जी का हाफ एमवी स्क्वायर, जहां पर एम जो होता है वो द्रव्यमान होता है, वी जो होता है वो वेग होता है। और इस पर बेस्ड मैंने आपको बताया भी था कि क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं डायरेक्ट वैल्यू से। गतिज ऊर्जा की जब बात करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है और ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। इस बात को भी आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, इसका सूत्र क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर एम जी एच अपॉन ए या फिर एम ए। जो चीजें हमने पढ़ी हैं वही आप देख रहे हैं, यहाँ रिवाइज हम करवा रहे हैं ताकि आपको चीजें रिवाइज होने पर चीजें एकदम रट जाए। तो स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं तो मैंने बताया था एम जी एच, ये फॉर्मूला होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा P बराबर, ये P क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, ये इसकी वैल्यू mgh के बराबर होती है। m द्रव्यमान है, g आपका गुरुत्वीय त्वरण है और h आपकी ऊंचाई है, जहां पर g की वैल्यू आपको 9.8 मीटर प्रति सेकंड दे भी रखी रहती है प्रश्न में, वही वैल्यू रख करके आपको निकालना होता है। पृथ्वी की सतह पर अगर h यानी हाइट जो है वो आपकी 0 हो जाए तो उसके कारण स्थितिज ऊर्जा आपकी शून्य मानी जाती है। अब इस मामले में h की वैल्यू अगर 0 रखेंगे, 0 को किसी से भी गुणा कर ले वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उससे भी आपको समझ में आ रहा है कि पृथ्वी की सतह पर अगर h का मान शून्य हो जाए तो ऐसे में स्थितिज ऊर्जा भी आपकी शून्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का जो वेग है, वेलोसिटी है, उसको अगर डबल कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? जो हमने फॉर्मूले देखे थे ना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब फॉर्मूले में ही वैल्यू रख करके आपको ये वैल्यू पता चल जाएगी। तो दुगनी, चार गुनी, आधी, अपरिवर्तित, तो आंसर हो जाएगा आपका 4 गुनी। गतिज ऊर्जा का वर्ग यानी v स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो यदि वेग आधा कर दिया जाए तो क्या होगा गतिज ऊर्जा? तो गतिज ऊर्जा 1/4। ये वाला पॉइंट मैंने आपको कराया था टॉपिक में, ध्यान होगा। हैंड रिटन नोट्स में ये पॉइंट था कि अगर वेग आधा कर दिया जाए, वहां पर वैल्यू पुट करके भी फॉर्मूले में दिखाई थी, तो गतिज ऊर्जा 1/4 जो है वो हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो होता है ना, हाफ एम वी स्क्वायर वाला, उसी में ही वैल्यू रख करके ये दोनों वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो वी की वैल्यू वहां पर रखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो वी स्क्वायर आपका 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 10वां, कि यांत्रिक ऊर्जा जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, वो किसके किसके बराबर होती है? केवल गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, या दोनों, या कार्य और शक्ति? बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो दोनों ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो किसी भी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। घर्षण अगर नहीं होगा, उसकी अनुपस्थिति होगी, तो उसमें कुल यांत्रिक ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है, कंजर्व रहती है। इस बात को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर है 11, कि चाबी भरी हुई जो घड़ी होती है, इसको स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इस गतिज, स्थितिज या उष्मीय या विद्युत ऊर्जा कौन सा सही होगा? चाबी भरी हुई जो घड़ी होती है, घड़ी तो आपने देखी होगी, अब तो सेल वाली आती है, पहले भी आती थी, जो अभी भी कई लोग के पास होगी, तो उसमें चाबी भर करके आप अलार्म वगैरह लगा सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो आंसर होगा आपका स्थितिज ऊर्जा। जब स्प्रिंग को आप ऐंठते हैं, घुमाते हैं, तो इसके कारण जो उसमें प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो संचित होती है। प्रत्यास्थ मैंने बताया था, कोई भी दबने वाली चीज, फैलने वाली चीज, जैसे रबड़ हो गया, स्प्रिंग हो गया, उसमें जो स्थितिज ऊर्जा है वो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ये ऊर्जा धीरे धीरे घड़ी की सुइयों को घुमाने के लिए गतिज ऊर्जा में जो है वो बदलती है। तो यही स्थितिज ऊर्जा किसमें बदलती है? गतिज ऊर्जा। ऊर्जा के रूपांतरण की बात हम पहले वीडियो में से कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 12, कि बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, या फिर विद्युत ऊर्जा? बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी गतिज ऊर्जा। गतिशील जो भी वस्तुएं होती हैं, उनमें उनके वेग के कारण जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। जल विद्युत जो संयंत्र होते हैं, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्लांट्स होते हैं, उसमें बहते पानी की गतिज ऊर्जा से ही आपको टरबाइन घुमाए जाते हैं और इसी से आप विद्युत का निर्माण करते हैं। तो ये आपका भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला देखते हैं प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 13। 13 नंबर प्रश्न है, कि कार्य करने की जो दर होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको जो है वो क्या कहा जाता है? ऊर्जा, शक्ति, बल, या फिर संवेग कहते हैं? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की अगर बात करते हैं तो कार्य करने की जो दर होती है उसे हम शक्ति कहते हैं, और इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति यानी पावर कहते हैं, और P बराबर W/T। इस पर बेस्ड मैंने आपको वैल्यू रख करके बताया भी था, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। मशीनों की जो दक्षता होती है वो अक्सर उनकी शक्ति यानी पावर रेटिंग द्वारा जो है वो तय की जाती है। बाकी इकाई समय में किए गए कार्य को हम शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 14, कि कार्य करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क, को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहेंगे, शक्ति कहेंगे, बल कहेंगे, या फिर दाब कहेंगे? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की अगर बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊर्जा। तो किसी भी वस्तु के कार्य करने की कुल क्षमता को कहते हैं उसकी ऊर्जा, और शक्ति में समय का महत्व है, जबकि ऊर्जा में केवल और केवल कार्य का महत्व होता है। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे? ऊर्जा कहेंगे।
अगला क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य जो है वो कैसा होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर अनंत। यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो। आंसर की अगर बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वाला, यानी कि धनात्मक होगा। जैसे थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, मतलब धन आपको जो वैल्यू में यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है ना कि यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो जाए तो किया गया कार्य, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 डिग्री। और कॉस जीरो की वैल्यू निकालेंगे तो 1 आती है। तो इसलिए आपको पता है कि यहाँ पर जो 1 मान है वो आपको कॉस में वैल्यू जो देखने को मिलती है वो अधिकतम में देखने को मिलती है, इसलिए अधिकतम होगा। और दूसरी चीज है धनात्मक भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती हुई वस्तु पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य हमारा धनात्मक होता है। प्रश्न में जो पूछ रहा था धनात्मक को लेकर, तो धनात्मक भी होगा, साथ में अधिकतम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। यदि बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो कार्य जो है वो कैसा होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर अनंत। बल और विस्थापन अपोजिट हो एक दूसरे के। आंसर की बात करेंगे तो ये बताते हैं हम, आंसर तो ऋणात्मक हो जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैंने बताया था सीधी रेखा तो 180 डिग्री कोण, और 180 इसमें निकालेंगे कॉस 180 में, तो किससे निकाल सकते हैं? 90 माइनस या 90 प्लस 90 करके भी निकाल सकते हैं। तो आपका इसका जो मान होगा निकल के आएगा -1, और -1 है तो ये कार्य आपका ऋणात्मक जो है वो होगा। तो वाहन में ब्रेक लगाने पर घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। इस पॉइंट को इस वाले उदाहरण से आप याद रख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। 17 नंबर प्रश्न है कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में जो है वो बदलता है? विद्युत को यांत्रिक, यांत्रिक को विद्युत, ऊष्मा को प्रकाश या रासायनिक को विद्युत में। आंसर की बात करते हैं तो वैद्युत मोटर की बात मैंने की थी, बताया था कि जो वैद्युत मोटर होता है उसको हम विद्युत देते हैं, बिजली देते हैं। फिर जैसे अगर वैद्युत मोटर का यूज नॉर्मली घरों में आप देखिए, सबमर्सिबल पानी, तो वो यांत्रिक क्रिया के द्वारा पानी को ऊपर चढ़ा रहा है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। उससे थोड़ा सा जोड़कर याद रख सकते हैं। तो वैद्युत मोटर बिजली, विद्युत ऊर्जा लेकर के पंखा हो गया, पंप हो गया आदि को घुमाती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा में जो है वो बदलती है। और यही हमारा यहाँ पॉइंट वैद्युत मोटर से रिलेटेड, जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये आपने पढ़ रखा होगा हाई स्कूल इंटर के लेवल पर, यूपी बोर्ड में ये चीज है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम पर जो ये कार्य करती है वैद्युत मोटर। वैसे आपके में इतना हो सकता है हाई लेवल ना पूछा जाए, पर एनसीईआरटी में दे रखा है तो जानना में कोई खराबी नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा हाल फिलहाल में जो परीक्षा का लेवल है, स्तर है, उतना आसान नहीं रह गया। आपको तैयारी भी अपनी थोड़ी अच्छे स्तर की करनी होगी। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। डायनेमो यानी जनरेटर, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? यांत्रिक को विद्युत, विद्युत को यांत्रिक, प्रकाश को विद्युत या ध्वनि को विद्युत। आंसर की बात करते हैं तो यांत्रिक को विद्युत में बदलने का काम जो है ये करता है। डायनेमो को घुमाया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा जिसमें बिजली उत्पन्न होती है, अतः ये आपका विद्युत ऊर्जा में जो है वो बदलता है। तो आंसर क्या होगा? यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। अपोजिट होता है, जो ऊपर वैद्युत मोटर में देखा था सेम उसका अपोजिट होता है। डायनेमो जो होता है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके सिद्धांत पर काम करता है। इस पॉइंट को भी आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर है 19 कि माइक्रोफोन, ये जो माइक्रोफोन है ये किस ऊर्जा को परिवर्तित करता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, बताया था कि जब आप जो ध्वनि जाती है वो डायफ्राम से टकराती है, और डायफ्राम से टकराने पर जो होती है कंपन उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा कि ध्वनि को विद्युत में बदलती है। माइक्रोफोन जो होता है वो हमारी आवाज, ध्वनि जो ऊर्जा होती है इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल यानी विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोबाइल या जो माइक हो इसमें बोलते समय यही जो विद्युत सिग्नल होते हैं वो तारों या तरंगों से आगे बढ़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, लाउड स्पीकर में ये नहीं होता है। लाउड स्पीकर की जब बात होगी तो ये ध्वनि को विद्युत में नहीं बदलता है, पर जब माइक्रोफोन की बात करेंगे तो ध्वनि को विद्युत में जो है वो बदलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लाउड स्पीकर आ गया क्वेश्चन। लाउड स्पीकर किस ऊर्जा का रूपांतरण करता है बताइए? विद्युत को ध्वनि में, ध्वनि को विद्युत में, विद्युत को यांत्रिक या यांत्रिक को ध्वनि। इसके अलावा वीडियो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करते रहिएगा। तो आंसर की बात करते हैं तो लाउड स्पीकर की बात करते हैं तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। लाउड स्पीकर में आप नॉर्मली जो स्पीकर वगैरह होते हैं उसको प्लग में लगाते हैं, विद्युत देते हैं, फिर उससे जो गाना बजा रहे हैं आप उसको ध्वनि में परिवर्तन कर रहे हैं, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर तारों से आ रहे इलेक्ट्रिक सिग्नल को वापस ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ये माइक्रोफोन के ठीक विपरीत कार्य करता है। ये चीज मैंने बताया कि माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर में कंफ्यूजन मत होइएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सोलर सेल से रिलेटेड कि सोलर सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? सौर, प्रकाश ऊर्जा या रासायनिक या ऊष्मीय या फिर ध्वनि ऊर्जा।
तो सोलर सेल की बात करते हैं। सोलर सेल सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा जो है इसको बदलता है। तो सोलर पैनल लगे रहते हैं, सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है, तो सूर्य के प्रकाश को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और सोलर सेल मुख्य रूप से सिलिकॉन, ये आपको जरूर याद रखना है, सिलिकॉन जैसे जो अर्धचालक है इनसे बना होता है। तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। अगला देखते हैं, मोमबत्ती जलने पर कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण होता है? रासायनिक से प्रकाश में होता है, प्रकाश से रासायनिक होता है, विद्युत से प्रकाश होता है, या यांत्रिक से ऊष्मा? रूपांतरण की बात हम पूरी लिस्ट की पहले ही कर चुके हैं। आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका कि रासायनिक से प्रकाश या फिर ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होता है। मोम आपका एक रसायन है, जलने पर क्या होता है? इसकी रासायनिक ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा दोनों में बदलती है। ध्यान दीजिएगा कि मोम जो रसायन है, जलता है तो क्या होता है? जो रासायनिक ऊर्जा है ये बदल रही है, रासायनिक से प्रकाश। रासायनिक से प्रकाश भी मतलब जब आप मोमबत्ती को जलाते हैं तो प्रकाश तो होता ही होता है, और साथ में हीट भी उत्पन्न होती है, तो प्रकाशीय और उसमें दोनों में जो है ये परिवर्तित इस प्रकार से होता है। बैटरी सेल की अगर बात करते हैं तो उसमें रासायनिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो बैटरी या सेल वगैरह होते हैं ना, वो आपके इस प्रकार से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर है 23 कि किसी वस्तु का जो संवेग होता है, मोमेंटम होता है, वो दोगुना अगर कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो कितनी हो जाएगी? बताइए। 4 गुनी, 2 गुनी, समान या फिर आधी हो जाएगी? किसी वस्तु का जो संवेग है, मोमेंटम है, वो डबल करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी कि 4 गुनी हो जाएगी। फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक? के ई करके, तो पी, ये वो वाला के ई नहीं, ये दूसरा है, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m करके। तो यहाँ पर जो पी है वो आपका संवेग है, जो कह रहा है डबल कर दिया जाए, तो के ई क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर मतलब 4 गुना हो जाएगा। तो यही चीज कह रहा था कि अगर संवेग यानी मोमेंटम को डबल कर दिया जाए, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा जो है आपका 4 गुनी जो है वो हो जाएगी। हाँ, तो ये के ही ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि गतिज ऊर्जा को लेकर के ही प्रश्न पूछा गया था। तो काइनेटिक एनर्जी एनर्जी और संवेग के बीच के संबंध के आधार पर आप इसको निकाल सकते हैं। संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर m और v। ये एक आपकी कैसी राशि है? सदिश राशि है, और ये आपका वेक्टर क्वांटिटी, इसी को ही जो है वो हम कहते हैं। देखते हैं हम अगला, P बराबर mv फॉर्मूला याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, उड़ते हुए पक्षी या फिर हवाई जहाज में कौन सी ऊर्जा होती है? केवल गति, स्थितिज, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? जो उड़ते हुए पक्षी होते हैं या हवाई जहाज होते हैं, आंसर की अगर बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों। दोनों का मतलब कि चूंकि पक्षी ऊंचाई पर है यानी स्थितिज ऊर्जा है, और गति भी कर रहा है यानी कि गतिज ऊर्जा भी, इसलिए उसमें दोनों ऊर्जाएं होती हैं। स्थितिज ऊर्जा भी होती है, गतिज ऊर्जा भी होती है, और इन दोनों के योग को क्या कहते हैं? हम बता चुके हैं आपको, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि तनी हुई जो धनुष की डोरी होती है, इसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक, या फिर विद्युत ऊर्जा? तो तनी हुई धनुष की डोरी के आंसर की बात करते हैं, तो आपका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। डोरी की आकृति में परिवर्तन जब हम खिंचाव करते हैं तो उसके कारण कौन सी ऊर्जा उसमें संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। और जब तीर छोड़ते हैं तब वहां पर तो स्थिति दूसरी होगी, तो तीर छोड़ते ही यही ऊर्जा तीर की गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर देखिए तो प्रश्न में क्लियर तरीके से लिखा गया है, तनी हुई धनुष की डोरी। तनी का मतलब समझते हैं, जब आप धनुष बाण को पीछे खींचते हैं तो वहां उस कंडीशन में स्थिति जुड़ जाए, जब आपने छोड़ दिया और तीर जा रहा है, ऐसे में गति जुड़ जाए। बस इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। अगला देखते हैं, 26 नंबर प्रश्न है। आधे क्वेश्चन हो गए, क्योंकि 50 50 करके हम मतलब टोटल 50 कराएंगे, 25 करा चुके हैं। और जो भी टेलीग्राम चैनल या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें नहीं जुड़े हो तो जरूर जुड़ जाइएगा, कमेंट में आपको डिस्क्रिप्शन में और लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जुड़ सकते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्वक ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु में स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है, बढ़ेगी, समान रहेगी, या शून्य हो जाएगी? ऊंचाई से अगर कोई वस्तु जो है वो गिर रही है ऐसी कंडीशन में, तो हम क्या कहेंगे? घटती है। नीचे आते समय जो ऊंचाई होती है वो आपकी कम होती जाती है, इसलिए एमजीएच के अनुसार जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो घटती है। जितनी स्थितिज ऊर्जा घटेगी, वस्तु का वेग बढ़ने के कारण उतनी ही गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएगी ऊंचाई घटेगी, और जैसे जैसे नीचे आ रही है वैसे वैसे उसका वेग भी बढ़ रहा है। वही चीज कह रहा है, जितनी स्थितिज ऊर्जा घटेगी वस्तु का वेग उतना ज्यादा बढ़ेगा, और वह वेग जब बढ़ेगा तो उतनी ही गतिज ऊर्जा भी जो है वो बढ़ जाएगी। तो नीचे आते समय ऊंचाई कम हो जाती है, इसलिए एमजीएच के अनुसार स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी। अगला है ऊर्जा संरक्षण को लेकर कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय की जो कुल ऊर्जा है वो नियत रहती है, घटती है, बढ़ती है, या फिर शून्य होती है? बताइए कौन सा सही होगा। शायद यही वाला क्वेश्चन यूपी टेट में आया था क्या, जिसका आंसर गलत दिया गया था?
आंसर की बात करें तो हमेशा नियत रहती है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना नष्ट की जा सकती, केवल इसका रूप परिवर्तन होता है। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है। ये शायद नहीं था, तो थोड़ा इसी से मिलता-जुलता है, कोई दूसरा क्वेश्चन था। यूपी टेट में भी इसी टाइप का ही कोई क्वेश्चन था जिसका आंसर गलत दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, नीचे से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु की अधिकतम ऊँचाई पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी? अगर आप नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो फेंकी गई वस्तु की मैक्सिमम ऊँचाई पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 0 होगी, अधिकतम होगी, आधी होगी या फिर दुगनी होगी? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शून्य। अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु जो होती है वो क्षण भर के लिए रुकती है, तो v की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी? शून्य हो जाती है, और इसलिए गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। गतिज ऊर्जा जो हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, उसमें वैल्यू रखेंगे तो उससे गतिज ऊर्जा भी शून्य हो जाएगी। तो अधिकतम ऊंचाई पर पूरी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में जो है वो बदल जाती है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रिंग या नियतांक, स्प्रिंग कांस्टेंट के का एसआई मात्रक जो है वो इनमें से क्या है? एन अपॉन एम, एन या जे या डब्ल्यू करके आंसर की बात करते हैं, तो आंसर हो जाएगा एन अपॉन एम। हुक का नियम है ये, एफ बराबर के एक्स, इसमें के बराबर एफ अपॉन एक्स, और यहाँ पर इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर, यानी एन अपॉन में एम। और स्प्रिंग की कठोरता इसी स्प्रिंग नियतांक के द्वारा जो है वो मापी जाती है। हुक का नियम के अकॉर्डिंग इसको निकालेंगे। अगला क्वेश्चन, एक लड़का सीढ़ियां चढ़ता है, उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? आपसे पूछा गया है। समय, द्रव्यमान, गुरुत्वीकरण या फिर ऊंचाई। तो कौन सा इनमें से सही होगा? किस पर निर्भर नहीं करेगा? आंसर की बात करें तो समय पर निर्भर नहीं करेगा। कार्य का सूत्र होता है डब्ल्यू बराबर एम जी एच। इसमें जो समय होता है टी, इसका कोई उल्लेख आपका नहीं है, अतः कार्य समय पर निर्भर नहीं करता है। बस इस फॉर्मूले के थ्रू आप निकाल सकते हैं। परंतु लड़के की जो शक्ति है यानी पावर है, वो चढ़ने में लगा गया जो समय है उस पर जो है वो निर्भर करेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो कम समय बराबर अधिक शक्ति। वही चीज यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था कि अगर कोई लड़का सीढ़ियां चढ़ रहा है तो उसके द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम किया जा रहा है, आपको मैंने बताया था ना, ऊंचाई चढ़ने पर ज्यादा आपको आपकी जो ताकत लगती है, तो वही के विरुद्ध किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करेगा? तो समय पर निर्भर जो है वो नहीं करेगा, इस फॉर्मूले के थ्रू। अगला क्वेश्चन है वॉट सेकंड को लेकर कि ये किसका मात्रक है? ऊर्जा, शक्ति, बल या फिर संवेग, कौन सा बताइए सही होगा? वॉट सेकंड किसका मात्रक है? आंसर की बात करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ऊर्जा का। शक्ति गुणे समय बराबर ऊर्जा होता है। तो ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? ई बराबर पी इंटू टी। तो वॉट सेकंड वास्तव में जूल का ही दूसरा नाम जो है वो होता है। ये कह लीजिए, ये कह लीजिए। इसी तरीके से जो के डब्ल्यू एच की वैल्यू होती है, किलोवाट घंटा, ये भी ऊर्जा का ही तो मात्रक है। ये मात्रक इन्हीं के ही हैं, तो आपको कंफ्यूजन इसमें जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी ये किसकी इकाई है? ऊर्जा की है, शक्ति की है, विभवांतर की है या आवेश की है? कौन सा इनमें से सही होगा? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर की बात करें तो ऊर्जा आपका सही होगा। जो परमाणु भौतिकी है उसमें ऊर्जा को मापने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी का प्रयोग जो है वो किया जाता है। एक ईवी बराबर क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? शून्य होगा, अधिकतम होगा, ऋणात्मक होगा या फिर धनात्मक होगा? वृत्ताकार अगर मार्ग पर कोई वस्तु चल रही है तो किया गया कार्य आपका शून्य हो जाएगा। वृत्तीय गति में बल जो होता है वो केंद्र की ओर विस्थापन स्पर्श रेखीय होता है, उनके बीच 90 डिग्री का कोण होने से कार्य आपका क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। यही आपको कारण देखने को मिलता है कि सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी पर भी गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कार्य जो होता है वो शून्य होता है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है जो यहाँ पर फैक्ट में लिखा हुआ इसी पॉइंट से। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है कि घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स द्वारा किया गया कार्य सामान्यतः कैसा होता है? ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या फिर अनंत? घर्षण बल के द्वारा क्या किया गया कार्य कैसा होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका ऋणात्मक होता है। घर्षण बल हमेशा गति की दिशा के विपरीत लगता है, जिस साइड चल रहे हैं उसके अपोजिट लगता है। तो थीटा की वैल्यू 180, जब थीटा की वैल्यू 180 हो गई तो आपको समझ में आ गया कि वो ऋणात्मक हो जाएगा। अतः क्योंकि अभी मैंने बताया था ना, इसमें वैल्यू रखते तो -1 करके लिख करके आ रहा था। तो घर्षण के कारण होने वाली ऊर्जा की हानि मुख्य रूप से उष्मा के रूप में जो है वो प्रकट होती है। अगला क्वेश्चन है शक्ति यानी पावर, इसका विमीय सूत्र डायमेंशियल फॉर्मूला क्या होता है? इनमें से बताइए कौन सा सही होगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, इस तरीके से ऑप्शन है। डायरेक्ट बात करते हैं आंसर की। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री पहला ही ऑप्शन सही होगा। शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है, और यहाँ पर कार्य के लिए एम एल स्क्वायर टी पावर -2 करके करेंगे, और बटे में समय टी,
ये टी है ऊपर जाएगा पावर में, तो ये जो -2 पावर है ये -3 हो जाएगी। तो इसलिए ml की पावर 2 और टी की पावर -3 इस तरीके से हो जाएगा। विभिन्न जो सूत्र हैं सुपर टेट एग्जाम में आपके आ सकते हैं, इसलिए आपको इसको भी करना आना चाहिए। कार्य और ऊर्जा का विमेय सूत्र क्या होता है? इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर की बात करते हैं तो इसका सूत्र का हो जाएगा ml² t-2। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। और बल के लिए आप लिखेंगे ml t माइनस पावर में -2 और विस्थापन के लिए आपका L। तो ये वाला जो -2 है यहाँ L ऑलरेडी है, तो -2 तो ऐसे ही रहेगा। ये वाला जो L है ऊपर जाएगा तो ये L की पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पर T की पावर -2 वो वैसे ही रहेगा। तो ml की पावर 2 और पावर में -2। तो कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और ऊष्मा सभी का जो विमेय सूत्र होता है वो ml स्क्वायर या ml की पावर 2 और t की पावर -2 ये सभी का होता है। चाहे कार्य की बात हो, गतिज ऊर्जा की बात हो, स्थितिज ऊर्जा की बात हो, ऊष्मा की बात हो, सभी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37। निम्नलिखित में से कौन सा बल एक संरक्षी बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है, घर्षण बल है, श्यान बल है या फिर वायु का प्रतिरोध? इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। वो बल जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, वो क्या कहलाता है? संरक्षी बल। गुरुत्वाकर्षण इसका उदाहरण हो जाएगा। घर्षण और श्यानता जो होता है वो असंरक्षी बल, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में जो है वो आते हैं। तो आंसर क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल। 38 नंबर क्वेश्चन है बांध यानी डैम। इसमें रुके हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा? तो रुका हुआ पानी है, इसका मतलब आपका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। पानी की ऊंचाई पर रोकने से उसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। तो बताया था ना, स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत टाइप में आता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा करके मैंने बताया था, और आपको जो ऊपर आया था प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, ये सब इसके टाइप में है। तो जब पानी को नीचे गिराया जाता है तो यही स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है कि प्रसिद्ध द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण E बराबर mc² ये किसके द्वारा दिया गया था? नाम बताना है आपको। आइंस्टाइन, आइंस्टाइन या फिर न्यूटन या फैराडे या फिर मैक्सवेल? आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था। द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे में परिवर्तनीय होते हैं। E बराबर mc², जहां पर जो c है वो आपका प्रकाश की चाल है। नाभिकीय विखंडन और संलयन जो होता है ये भी काफी पूछा जाता है। इसमें भारी मात्रा में ऊर्जा इसी द्रव्यमान क्षति से जो है वो उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन नंबर है 40 की दल बल और वेग, इसका जो गुणनफल है F इंटू वी वो क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है, कार्य कहलाता है, संवेग कहलाता है या ऊर्जा कहलाता है? तो बल और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? बता चुके हैं हम आपको, इसे हम शक्ति कहते हैं। P बराबर W/T बराबर F इंटू डी होता है। तो यहाँ पर D/T बराबर V होगा। तो इस डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, P बराबर F इंटू वी, ये इसी से डायरेक्ट होकर के आया है, वो चीज यहाँ पर लिखा है। ये सूत्र तभी उपयोगी होता है जब बल आपका नियत हो और वस्तु एक नियत वेग से चल रही हो। 41 नंबर प्रश्न है कि एक मशीन है जो 10 सेकंड में 100 जूल कार्य करती है, तो इसकी शक्ति जो है वो क्या होगी? ये यहाँ पर वॉट में वैल्यू दे रखी है, 10, 1000 या 100 या 1। तो आंसर की बात करेंगे तो आपका 10 वॉट आएगा। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो रखेंगे 100/10 और इससे वैल्यू काटेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 10 वॉट जो है आपका बचेगा। कार्य और समय करके यहाँ पर वैल्यू दे रखी है। ये देखिए कार्य दे रखा है और ये देखिए समय दे रखा है, और फॉर्मूला जो शक्ति का है वो वही होता है, कार्य बटे समय करके। तो वही आपने यहाँ पर रखा हुआ है, कार्य बटे समय। तो इस तरीके से 10 आपका आ जाएगा। 1 वॉट की वैल्यू कितने जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है? तो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। अगला एक सरल लोलक है जिसकी माध्य स्थिति पर गतिज ऊर्जा कितनी होती है? अधिकतम, शून्य, न्यूनतम या स्थितिज ऊर्जा के बराबर? तो एक सरल लोलक की जब बात करेंगे तो हम कहेंगे अधिकतम होती है माध्य। लोलक जो होता है जब बीच या माध्य स्थिति से गुजरता है तो उसका वेग सबसे अधिक होता है, इसलिए गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। सरल लोलक वही होता है जो पेंडुलम होता है, इधर से उधर जाता है, तो वो माध्य स्थिति को लेकर के पूछा जाए। माध्य स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे तो शून्य होती है, गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो अधिकतम होती है। दोनों टाइप से क्वेश्चन बन सकता है ना, इसलिए। 43 नंबर क्वेश्चन है कि सरल लोलक की जो चरम स्थिति होती है, एक्सट्रीम पोजीशन होती है, उस पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? अधिकतम, शून्य, न्यूनतम या गतिज ऊर्जा के बराबर? तो आंसर कौन सा हो जाएगा चरम स्थिति को लेकर? तो अधिकतम हो जाएगा। चरम स्थिति यानी किनारों पर, जब लोलक आपका किनारे ऐसे जाता है ना, जैसे इस तरीके से कोई वैल्यू इधर जाएगी फिर इस तरफ जाएगी, तो वही कह रहा है जब किनारों पर जाएगा तो क्षण भर के लिए रुकता है फिर वापस आता है। तो किनारों पर लोलक जब क्षण भर के लिए रुकता है और ऊंचाई अधिकतम वहां पर होती है, अतः स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है? हमारी अधिकतम हो जाती है।
तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अधिकतम किनारों पर जो वेग होता है वो शून्य हो जाता है, तो वहां पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, वहां पर गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। समझ रहे, पहले वाला क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में दोनों चीजें अपोजिट है। वहां पर माध्य स्थिति पूछा गया था, यहाँ पर किनारों की स्थिति पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी जो थ्योरम है उसके अनुसार किया गया कुल कार्य किसके बराबर जो है वो होता है। गति ऊर्जा में परिवर्तन, स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन, शक्ति या संवेग में परिवर्तन। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय की बात करेंगे तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो है आपका यहाँ पर सही होगा। किसी वस्तु पर सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। W बराबर डेल्टा के, और ये न्यूटन के दूसरे नियम से ही व्युत्पन्न जो प्रमेय है उसके अंतर्गत जो है वो आता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पलायन वेग या एक्सिव वेलोसिटी प्राप्त करने पर वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा कितनी हो जाती है। पलायन वेग मैंने आपको बताया था 11.2 मीटर प्रति सेकंड करके, तो शून्य हो जाती है अनंत या अधिकतम या ऋणात्मक। तो कुल यांत्रिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे शून्य। अनंत पर स्थितिज ऊर्जा शून्य मानी जाती है, पलायन के समय कुल ऊर्जा शून्य हो जाती है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग मैंने बताया 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये वैल्यू आपको भी याद रखनी है। अगला देखते हैं 46 नंबर प्रश्न कि द्रव्यमान आधी और वेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोगुना हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा, आधा रह जाएगा या समान रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका डबल हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, एम को आप एम अपॉन टू और वी को टू वी कर देंगे, तो हाफ एम अपॉन टू और टू वी का स्क्वायर है तो हाफ एम अपॉन टू, और यहाँ पर फोर वी स्क्वायर हो जाएगा। तो दो गुणे हाफ एम वी स्क्वायर जिसके बराबर, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी आपकी, दोगुनी हो जाएगी इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखने पर। वेग का जो प्रभाव होता है द्रव्यमान के प्रभाव से अधिक होता है क्योंकि वेग का वर्ग इस हो रहा है। तो ये आपका यहाँ पर दोगुनी हो जाएगी, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, कौन सी, गतिज, स्थितिज, यांत्रिक या कार्य। तो क्या कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। आंसर की अगर बात करेंगे तो गतिज ऊर्जा जो होती है ये आपकी कभी माइनस नहीं हो सकती है। गतिज ऊर्जा हाफ एम स्क्वायर में द्रव्यमान जो एम होता है वो धनात्मक होता है, वेग का जो वर्ग होता है वो अभी हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए ये कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। स्थितिज ऊर्जा और जो कार्य होता है ये ऋणात्मक हो सकता है, स्थितिज ऊर्जा और कार्य ये ऋणात्मक की स्थिति बन सकती है। 48 नंबर क्वेश्चन आपका है कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है, कैलोरी में, वॉट में, न्यूटन में या फिर वोल्ट में। कौन सा सही होगा, तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को हम नापते हैं हमेशा कैलोरी में। कहते हैं ना कि इस चीज में इतनी कैलोरी है, तो मानव शरीर और भोजन की उसमें ऊर्जा को मापने के लिए कैलोरी का यूज किया जाता है, और एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.184 जूल जो है वो होते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका 49 नंबर, क्योंकि 50 वाला क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है कि कोयले के जलने पर ऊर्जा का कौन सा रूप किस रूप में बदलता है, रासायनिक से ऊष्मीय में, विद्युत से ऊष्मीय में, यांत्रिक से प्रकाश में या स्थितिज से गतिज ऊर्जा में, कौन सा इनमें से सही होगा। तो कोयले के जलने पर अगर बात करें तो रासायनिक से ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है। कोयला आपका जीवाश्म ईंधन है जिसमें रासायनिक ऊर्जा होती है और जलने पर ऊष्मा और प्रकाश में ये बदलता है। तो किससे किसमें बदल रहा है, रासायनिक से ऊष्मीय में। और थर्मल पावर प्लांट में भी इसी उष्मा से पानी उबालकर भाप से टरबाइन जो है वो घुमाई जाती है। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन तो हुए समाप्त, पर एक क्वेश्चन आपके लिए भी है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में बताना है। और इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और पीडीएफ के लिए हमने 1000 टारगेट रखा है लाइक का, जैसे कंप्लीट होगा ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक भी वीडियो को अवश्य कर दीजिएगा। तो 50 नंबर क्वेश्चन आपका है कि जब एक पिंड को हवा में ऊपर की ओर उछाला जाता है तो उड़ान के दौरान सबसे ऊपरी जो बिंदु होगा उस पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, गतिज शून्य होगा, या स्थितिज शून्य होगा, गतिज अधिकतम होगा, या दोनों समान होगा, या दोनों शून्य होगा। ये आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में बताना है। बाकी कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो में आप यदि नए हो, पिछले वीडियो ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी तक काफी क्लासेस हो चुकी हैं, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई है और टॉपिक वाइज हम कवर ऑलरेडी करा चुके हैं। बाकी अन्य विषय को लेकर के भी कराएंगे, पर अभी हमारा जो मेन टारगेट है वो साइंस विषय को लेकर के चल रहा है। बाकी अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।